Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will study lecture number 6 of steel structures. In previous lectures, we have studied the analysis of a tension member. Analysis involves the calculation of effective area, net areas, block shear, and capacity of the member. In this lecture, we will design a tension member. The design of a tension member involves finding a member with adequate gross and net areas. टेंशन मेंबर डिज़ाइन करने का मतलब यह है कि हम एक ऐसा मेंबर फाइंड करेंगे जो जिसका नेट एरिया और ग्रॉस एरिया जो वो एडिक्वेट हो उस अप्लाई लोड के लिए जो कि उस मेंबर के ऊपर अप्लाई किया गया होगा. If the member has a bolted connection, the selection of a suitable cross section requires an accounting for the area lost because of the holes. तो अगर जो कनेक्शन है मेंबर का दूसरे मेंबर्स के साथ या सपोर्ट्स के साथ जो कनेक्शन है वो बोल्टेड कनेक्शन है, तो उस केस में जो सिलेक्शन है उसके अंदर हमने सूटेबल क्रॉस सेक्शन जो है वो जब हम सेलेक्ट कर रहे होंगे तो उसके अंदर हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि वो एरिया जो लॉस्ट हो रहा है होल्स की वजह से उसको भी हमने अकाउंट करना है. रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो कैलकुलेशन है वो रिलेटिवली स्मॉल हैं, सिंपल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. लेकिन अगर हार्ट रोल शेप जिस तरह के एंगल सेक्शन है या डब्ल्यू सेक्शन है, एस सेक्शन है या टी सेक्शन है, तो इस तरह की कोई शेप अगर हमने यूज़ करनी है तो उसके अंदर हमें जो डिडक्टेड एरिया है वो हम पहले से जो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त हमें मेंबर की थिकनेस और जो होल्स की लोकेशन है वो हमें पता नहीं होती. तो इस तरह से अगर हम रोल शेप जो है वो यूज़ कर रहे हैं टेंशन मेंबर के लिए तो उसका डिज़ाइन जो है वो सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जैसा कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के केस में है. टेंशन मेंबर के डिज़ाइन के अंदर एक सेकेंडरी कंसिडरेशन जो है वो सिलेंडरनेस है. सिलेंडरनेस इज़ द represented by cylinderness ratio, that is L over R, where L is the length of the tension member and R is the radius of gyration of the minimum radius of gyration of the cross sectional area. अगर किसी स्ट्रक्चरल मेंबर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो बहुत स्मॉल हो एज़ कम्पेयर टू इट्स लेंथ तो इसको हम सिलेंडर मेंबर कहते हैं. इफ़ ए स्ट्रक्चरल मेंबर हैज़ अ स्मॉल क्रॉस सेक्शन रिलेटिव टू इट्स लेंथ इट इज़ सेड टू बी सिलेंडर. मीन्स अगर जो लेंथ टू क्रॉस सेक्शन जो रेशो है वो बहुत कम हो, इस रेशो को हम जो है वो सिलेंडरनेस रेशो कहते हैं, जिसको हम L ओवर R से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस तरह के मेंबर को हम सिलेंडर मेंबर कहते हैं. मीन थिन ऐसा मेंबर जो कि इजीली बेंड हो सकता है. तो इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो हमारे पास डिफरेंट एक्सिस के अबाउट डिफरेंट होता है, तो हम जो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो यूज़ करते हैं. सिलेंडरनेस जो है वो बेसिकली जो कंप्रेशन मेंबर होते हैं उसके अंदर जो है वो क्रिटिकल होती है स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन टेंशन मेंबर्स के केस में एक सेकेंडरी कंसिडरेशन है. इसका स्ट्रेंथ मेंबर की स्ट्रेंथ से कोई ताल्लुक नहीं है. टेंशन मेंबर के अंदर जो सिलेंडरनेस है उसको हम सिर्फ इसलिए जो है वो कंसिडर करते हैं कि मेंबर अगर बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा सिलेंडर है, तो वो विंड की वजह से लेटरल डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट ना हो और या वाइब्रेट ना करे. तो इस वाइब्रेशंस और लेटरल डिफ्लेक्शन को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम जो है वो सिलेंडरनेस रेशियो के ऊपर जो है वो एक मैक्सिमम लिमिट अप्लाई करते हैं. लेकिन टेंशन मेंबर के केस में इस सिलेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू है स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं है. स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू होती है वो कंप्रेशन मेंबर के डिज़ाइन में होती है. सर्कम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में जो हमने जो स्टडी किया फर्स्ट 2 लेक्चर्स में, ये जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी बकलिंग लोड जो कॉलम की कैपेसिटी है वो कम होगी. लेकिन टेंशन मेंबर के केस में ऐसा नहीं है.
जो AASC स्पेसिफिकेशंस हैं वो एक मैक्सिमम सरेंडरनेस रेशियो जो है वो सजेस्ट करती हैं, जिसकी वैल्यू 300 है। मींस AASC ये सजेस्ट करता है कि जो टेंशन मेंबर है, जो भी आप क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करें टेंशन मेंबर के लिए, उसकी जो सरेंडरनेस रेशियो है वो 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ एक रिकमेंडेड वैल्यू है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस है टेंशन मेंबर के लिए वो नहीं है। ये सिर्फ हम वाइब्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए जो है वो कंसिडर करते हैं। जो मेन प्रॉब्लम है टेंशन मेंबर के डिज़ाइन के अंदर, वो हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है। वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमें जो सफिशेंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। क्रॉस सेक्शन जो हमने इस तरह से सेलेक्ट करना है कि जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है उस मेंबर की वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से हमेशा ज़्यादा हो, या रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ हमेशा अवेलेबल स्ट्रेंथ से कम हो। LRFD प्रोसीजर से अगर हम टेंशन मेंबर डिज़ाइन करते हैं तो LRFD में हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन है टेंशन मेंबर डिज़ाइन की वो इस तरह से है: PU शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5T PN। PU is the sum of factor loads, it is also called as required strength। PU जो है वो हमारे पास required strength है, जो कि लोड्स का इफेक्ट है। जितने भी लोड्स हैं उनको फैक्टर करके हम उनको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो PU जो है वो लोड इफेक्ट आ जाता है। और इक्वेशन की साइड पे हमारे पास डिज़ाइन स्ट्रेंथ है। डिज़ाइन स्ट्रेंथ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर एंड नॉमिनल स्ट्रेंथ। नॉमिनल स्ट्रेंथ जो कि हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं किसी भी मेंबर के लिए, उसको हम नॉमिनल स्ट्रेंथ कहते हैं। टेंशन मेंबर के केस में उसको हम PN से रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉमिनल स्ट्रेंथ को अगर हम किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके रिड्यूस कर लें, जिसको इस फैक्टर को हम जो है वो स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर या रेजिस्टेंस फैक्टर कहते हैं। तो टेंशन मेंबर के केस में हम इसको 5 सबस्क्रिप्ट T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉमिनल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस फैक्टर इज द डिज़ाइन स्ट्रेंथ। So according to LRFD design, the effect of loads should be less than or equal to design strength, or design strength should be greater than or equal to effect of loads PU। तो ये हमारे पास जो बेसिक डिज़ाइन इक्वेशन है टेंशन मेंबर के केस में, इसी इक्वेशन को जो हम यूज़ करेंगे टेंशन मेंबर के डिज़ाइन के लिए। अगर हम यील्डिंग को प्रिवेंट करना चाहते हैं, जो ग्रॉस सेक्शन के अंदर यील्डिंग प्रोड्यूस ना हो, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन है। यील्डिंग के केस में हमारे पास जो नॉमिनल स्ट्रेंथ होती है वो Fy मल्टीप्लाई बाई AG मीन यील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई ग्रॉस एरिया। और जो 5T है जो रेजिस्टेंस फैक्टर है टेंशन के केस में यील्डिंग के लिए, वो हमारे पास 0.9 है। तो यहाँ पे ये वाली टर्म 5T PN जो वो हमारे पास यील्डिंग के केस में आ जाएगी 0.9 Fy/AG, एंड दिस इज द डिज़ाइन स्ट्रेंथ। दिस डिज़ाइन स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू PU। PU इज़ द लोड इफेक्ट। तो इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करके लिख सकें, इनइक्वालिटी को रीअरेंज करके लिखें, तो हमारे पास जब AG शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू PU ओवर 0.9 Fy। तो ग्रॉस एरिया जो भी हम मेंबर सेलेक्ट करेंगे उसका ग्रॉस एरिया इससे ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह अगर जो नेट सेक्शन के अंदर जो फ्रैक्चर है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ फ्रैक्चर में है वो अप्लाई लोड्स के इफेक्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस फ्रैक्चर के केस में हमारे पास जो 5T है उसको वो 0.75 होता है, और जो हमारे पास PN है जो कि नॉमिनल स्ट्रेंथ है वो FU मल्टीप्लाई बाई AE के इक्वल। FU इज़ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ and AE is the effective area। So design strength in fracture should be greater than or equal to load effects। इस इनइक्वालिटी को अगर हम रीअरेंज करके लिखें, AE should be greater than or equal to PU over 0.75 FU। तो इस तरह से हमारे पास जो वो जो ग्रॉस एरिया और इफेक्टिव एरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास आ गई। मींस जो भी हम टेंशन मेंबर जो है वो क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करें उसका ग्रॉस एरिया इससे ज़्यादा होना चाहिए और जो इफेक्टिव एरिया है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए।
इसके अलावा थर्ड जो कंडीशन है वो स्लेंडरनेस रेशो की है, जो कि 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मींस L/R रेशो जो है वो 300 के इक्वल होनी चाहिए। तो उसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो R शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू L/300। तो स्लेंडरनेस रेशो की जो कंडीशन है उसको हम रीअरेंज करके लिखें तो हमारे पास जो वो रेडियस ऑफ गायरेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगी, दैट शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू L/300। इसमें R जो है हमारे पास मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन है क्रॉस सेक्शन का, और L जो है वो मेंबर की लेंथ है। तो इस तरह से टेंशन मेंबर के डिज़ाइन के लिए हमारे पास जो है वो ये 3 क्राइटेरियाज आ गए हैं, ग्रॉस एरिया का क्राइटेरिया, इफेक्टिव एरिया का क्राइटेरिया और रेडियस ऑफ गायरेशन का क्राइटेरिया। हमने एक ऐसा क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करना जो कि इन तीनों क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा हो। ओके, हम टेंशन मेंबर के डिज़ाइन के लिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक टेंशन मेंबर विद ए लेंथ ऑफ 5 feet 9 inches must resist a service dead load of 18 kips and a service live load of 52 kips। मेंबर की जो लेंथ है वो 5 feet 9 inches है या 5.75 इंच फीट है, और डेड लोड सर्विस डेड लोड 18 कीप्स है और सर्विस लाइव लोड 52 कीप्स है। सर्विस लोड वो लोड्स होते हैं जो एक्चुअल लोड हैं, इनको फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया। तो ये वो लोड्स हैं जो एक्चुअली अप्लाई हो रहे हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। सेलेक्ट ए मेंबर विद ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। हमने एक ऐसा मेंबर सेलेक्ट करना है जिसका क्रॉस सेक्शन जो वो रेक्टेंगुलर हो, मीन्स हमने एक बार या एक प्लेट एलिमेंट सेलेक्ट करना है। Use A36 steel and assume a connection with one line of 7/8 inch diameter bolts। जो कनेक्शन है, कनेक्शन की डिटेल्स हमें जो है वो गिवन है। 7/8 इंच डायमीटर जो बोल्ट्स हैं एक लाइन के अंदर जो वो प्लेस किए गए हैं, और A36 स्टील जो वो यूज़ किया गया है। ओके, LRFD मेथड से हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने लोड इफ़ेक्ट्स कैलकुलेट करने हैं। अब लोड इफ़ेक्ट्स कैलकुलेट करने के लिए PU कैलकुलेट करने के लिए हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कुछ लोड कम्बिनेशंस पढ़े थे। उन कम्बिनेशंस के अंदर हम लोड्स की वैल्यूज़ पुट करते हैं और PU की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं डिफरेंट कम्बिनेशन से, और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हम यूज़ करते हैं। जब हमारे पास जो लोड है वो सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड गिवन हो तो उस केस में हमारे पास जो गवर्निंग लोड कम्बिनेशन है वो यही होगा, 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड। तो इस केस में हमें दूसरे कम्बिनेशंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जो है इसी कम्बिनेशन को जो यूज़ कर लेंगे। तो इस केस में इस तरह से इस कम्बिनेशन से हमारे पास जो वो PU की वैल्यू आ गई 1.08 किलो पाउंड्स। उसके बाद जो ग्रॉस एरिया की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू PU/5T/Fy। तो 5T की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0.9 है, PU हम कैलकुलेट कर चुके हैं 104.8, और Fy A36 स्टील के लिए 36 KSI होती है। तो लोड्स अगर किलो पाउंड्स में है तो हम Fy की वैल्यू KSI में पुट करेंगे, किलो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में, और लोड अगर पाउंड्स में गिवन है तो हम यहाँ पे PSI में वैल्यू पुट करेंगे जो कि 36,000 बनेगी। तो इस तरह से हमारे पास जो रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया हमारे पास आ गया। उसके बाद जो सेकंड क्राइटेरिया है इफ़ेक्टिव एरिया का वो कैलकुलेट कर लेंगे। इफ़ेक्टिव एरिया के लिए हम जो वो PU/5TFU यूज़ करेंगे। इसमें FU हमारे पास 58 KSI है, A36 स्टील की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो 58 KSI होती है, और जो 5T की वैल्यू है फ्रैक्चर के केस में वो 0.75 होती है। तो यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो इफ़ेक्टिव एरिया आ गया। तो ये दोनों एरियाज़ जो हैं वो ये उस क्रॉस सेक्शन की रिक्वायरमेंट है जो हम सेलेक्ट करेंगे। मीन्स हमने एक ऐसा क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करना है जिसका ग्रॉस एरिया 3.235 इंच स्क्वायर हो या इससे ज़्यादा हो, और उसका इफ़ेक्टिव एरिया 2.409 इंच स्क्वायर या इससे ज़्यादा होना चाहिए। ओके, अब जो कि हमने एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, उसके लिए रेक्टेंगुलर एलिमेंट जब हम सेलेक्ट करेंगे उसके लिए हम जब ये करते हैं कि हम जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमेशा थिकनेस मल्टीप्लाई बाई विड्थ से आएगा।
थिकनेस मल्टीप्लाई बाई विड्थ। इसमें से अगर हम एक पैरामीटर एज्यूम कर लें तो दूसरा पैरामीटर हम जो वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम थिकनेस 1 इंचज़ जो है वो एज्यूम कर लें तो जो रिक्वायर्ड विड्थ है वो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया डिवाइडेड बाई थिकनेस आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड विड्थ हमारे पास जो है वो 3.235 इंच आ जाएगी। तो ग्रॉस एरिया जो है वो हम जो वो कैलकुलेट कर लें। ग्रॉस विड्थ हमने ये रिक्वायर्ड ग्रॉस विड्थ जो वो ये कैलकुलेट की है 3.235 इंच, और जो थिकनेस है वो 1 इंच हमने ज्यूम की है। तो इस जो क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है वो 3.235 इंच स्क्वायर होगा, जो कि रिक्वायर्ड एरिया के ग्रॉस एरिया के इक्वल है। तो हम जो है वो एक ऐसा क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करते हैं जिसकी थिकनेस 1 इंच है और जो विड्थ है वो 3.5 इंचज़ है। 3.5 इंचज़ हमने इसलिए सेलेक्ट किया कि ये इससे ज़्यादा, ये रिक्वायर्ड विड्थ है। हमारी विड्थ जो है वो जो हम क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी विड्थ इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमने 3.5 इंचज़ जो है वो सेलेक्ट कर लिए। तो हम ये एक ऐसा क्रॉस सेक्शन ट्राई कर रहे हैं जिसकी थिकनेस 1 इंचज़ है और जो विड्थ है वो 3.5 इंचज़ है। तो इसका जो ग्रॉस एरिया होगा वो थिकनेस मल्टीप्लाई बाई विड्थ मींस 3.5 इंच स्क्वायर होगा, जो कि रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया से ज़्यादा है। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये क्रॉस सेक्शन इस डिज़ाइन के अंदर जो है वो ओके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इफ़ेक्टिव एरिया हम कैलकुलेट करने के लिए नेट एरिया में से ग्रॉस एरिया में से एरिया ऑफ होल्स जो है वो माइनस कर लेंगे। वो एरिया जो होल्स के वजह से डिडक्ट हो जाएगा वो हम माइनस कर देंगे। ग्रॉस एरिया जो है वो हमारे पास थिकनेस मल्टीप्लाई बाई विड्थ है। हमने 3.5 इंचज़ की विड्थ सेलेक्ट की है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3.5 ये हमारे पास ग्रॉस एरिया आ गया। और उसमें से हम एरिया ऑफ होल्स जो है वो माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ होल्स को माइनस करने के लिए हम डायमीटर ऑफ होल मल्टीप्लाई बाई थिकनेस ऑफ प्लेट जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। डायमीटर ऑफ होल कैलकुलेट करने के लिए हम डायमीटर ऑफ बोल्ट के अंदर 1/8 इंचज़ जो है वो ऐड करते हैं। तो ये टोटल डायमीटर ऑफ होल है और ये थिकनेस है, तो ये टोटल एरिया अंडर होल्स आ जाएगा। तो ग्रॉस एरिया में से जब हमने होल्स का एरिया माइनस कर दिया तो हमारे पास जो वो इफ़ेक्टिव एरिया आ गया। अब हम देखते हैं कि इफ़ेक्टिव एरिया जो है, जो हमने सेक्शन सेलेक्ट किया उसका इफ़ेक्टिव एरिया रिक्वायर्ड इफ़ेक्टिव एरिया से ज़्यादा है। तो इट मीन्स ये इफ़ेक्टिव एरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफ़िल कर रहे हैं। उसके बाद जब हम स्लेंडरनेस रेशियो की रिक्वायरमेंट चेक करते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो की जो रिक्वायरमेंट है वो उसके लिए सबसे पहले हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे BH⁴/12। इसमें हमने मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो मिनिमम जो है वो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब आएगा जब हम डेप्थ को 1 इंचज़ कंसिडर करेंगे और विड्थ को 3.5 इंचज़ कंसिडर करेंगे। तो इसके यहाँ से हमारे पास BH⁴/12 वाले फार्मूला से हमारे पास जो वो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ। एरिया हमारे पास 3.5 इंच स्क्वायर है इसका। तो हमारे पास जो फार्मूला है I=AR², यहाँ से हम जो वो R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। R मिनिमम, अगर हम I मिनिमम की वैल्यू पुट करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग R मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास R मिनिमम I मिनिमम ओवर A अंडर रूट। I मिनिमम और A हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो R मिनिमम की वैल्यू आ गई। तो R मिनिमम जो है वो जो हमारे पास रिक्वायर्ड R थी, R की वैल्यू थी, ओके रिक्वायर्ड वैल्यू हमने कैलकुलेट की। हम स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो है वो लेंथ डिवाइडेड बाई R मिनिमम से आएगी। तो लेंथ जो हमारे पास 5.75 फीट है, इंचज़ में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमारे पास R जो है वो इंचज़ में गिवन है। ओके यहाँ पे इंच स्क्वायर नहीं आएगा, आर जो है वो उसके यूनिट्स इंचज़ हैं। तो आर की वैल्यू पुट के हमारे पास जब वो स्लेंडरनेस रेशियो आ गई 239, जो कि 300 से कम है। इट मीन्स ये ओके है। अगर स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो 300 से ज़्यादा हो जाए फिर हम जो वो एक दूसरा सेक्शन सेलेक्ट करेंगे जिसकी आर की वैल्यू प्रीवियस से ज़्यादा हो, ताकि हमारे पास रेशियो जो है वो 300 से कम आ सके। तो इस तरह से हमने फर्स्ट ट्रायल के अंदर जो एक क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट किया था 1 क्रॉस 3
3.5 इंचज़ का, वो तीनों क्राइटेरियाज जो उसने जो है वो फुलफ़िल किए हैं, इट मीन्स ये क्रॉस सेक्शन ओके है, हम इस मेंबर के लिए इस क्रॉस सेक्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा यूज़ ए PL 1/3.5। PL जो प्लेट एलिमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, प्लेट एलिमेंट मीन उसकी थिकनेस और विड्थ होगी, थिकनेस 1 इंचज़ होगी और विड्थ जो है वो 3.5 इंचज़ होगी। The member in this example is less than 8 inches wide and thus is classified as a bar rather than a plate. ऐसा मेंबर जिसकी विड्थ जो है वो 8 इंच से कम होगी, उसको हम प्लेट के बजाय एक बार जो है वो कह सकते हैं। Bars should be specified to nearest 1/4 inches in width and to the nearest 1/8 inches in thickness. बार जो हम सेलेक्ट करेंगे उसकी जो विड्थ है वो हो नियरेस्ट 1/4 इंचज़ तक होनी चाहिए और जो थिकनेस है वो 1/8 इंचज़ तक होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि 1/4 का मतलब 0.25 इंचज़। इसका मतलब अगर हमने यहाँ पे विड्थ जो है वो 3.5 इंचज़ सेलेक्ट किया, अगर ये क्रॉस सेक्शन सेटिस्फाई ना हो तो हम नेक्स्ट जो क्रॉस सेक्शन विड्थ है वो 3.75 इंचज़ कर मीन 0.25 इंचज़ के इंक्रीमेंट से जो है वो हम विड्थ को इंक्रीज़ करेंगे और थिकनेस को हम 1/8 इंचज़ के इंक्रीमेंट से इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जिस तरह यहाँ पे हमने 3.235 इंच विड्थ जो एग्जैक्टली ये विड्थ प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि इसको 0.25 तक राउंड अप करेंगे या 3.5 तक राउंड अप करेंगे या 3.75 तक राउंड अप करेंगे। ठीक है, इस तरह से जो विड्थ है वो हमने नियरेस्ट 0.25 इंचज़ तक रिपोर्ट करनी होती है और जो थिकनेस है वो नियरेस्ट 1/8 इंचज़ तक जो है वो रिपोर्ट करनी है। ओके, ये एग्जांपल तो थी एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट, प्लेट एलिमेंट या बार एलिमेंट से रिलेटेड। ओके, अगर हमने कोई और शेप जो है वो रोल्ड शेप यूज़ करनी है, जिस तरह से हमारे पास जो वो एंगल शेप्स जो हैं वो यूज़ होती हैं टेंशन मेंबर के लिए और उनके जो कनेक्शन है वो बोल्ट्स के थ्रू जो वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो टेंशन में जो एंगल शेप्स हैं उनकी लेग्स के अंदर इतनी जगह होनी चाहिए, इतनी स्पेस होनी चाहिए कि जो बोल्ट्स हैं वो प्लेस हो सकें। स्पेस जो वो उस वक्त हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो गई जब हमने बोल्ट्स जो वो दो लाइंस के अंदर जो है वो प्रोवाइड करने। इस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक एंगल शेप का क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है, इसकी दो लेग्स हैं, लॉन्गर लेग और शॉर्टर लेग। लॉन्गर लेग्स के अंदर जो है वो दो होल्स हैं, मीन्स जो बोल्ट्स हैं वो दो रोज़ के अंदर जो वो प्लेस किए गए हैं और ये इस लेग के अंदर जो होल्स हैं वो सिंगल रो के अंदर जो वो प्लेस किए गए। तो ये जो स्पेस है जो कि आपको G1 और G2 और G से जो है वो हमने रिप्रेजेंट की हुई है, ये स्पेस, ये मिनिमम स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड होती है ताकि बोल्ट्स जो हैं वो इजीली प्लेस किए जा सकें। इनको हम गेज डिस्टेंसेस जो है वो कहते हैं। ये गेज डिस्टेंसेस जो हैं वो अगर तो लेग के अंदर जो है वो एक ही लाइन के अंदर बोल्ट्स प्रोवाइड करने हैं तो हम G यूज़ करेंगे और अगर दो रोज़ के अंदर बोल्ट्स प्रोवाइड करने हैं तो हम ये दो डिस्टेंसेस G1 और G2 यूज़ करेंगे। इनके जो यूजुअल जो गेजेस हैं इंचज़ के अंदर वो इस टेबल के अंदर गिवन है। यहाँ पे इस फर्स्ट रो के अंदर जो है वो लेग विड्थ गिवन है और इन रोज़ के अंदर हमें जो रिस्पेक्टिव गेज लेंथ्स हैं उनकी वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पे जो है वो 8 इंचज़ अगर लेग की विड्थ है तो अगर हमने जो बोल्ट्स हैं उसके अंदर एक रो के अंदर प्रोवाइड करने हैं तो जो G की वैल्यू है मीन ये वाला डिस्टेंस वो 4.5 इंचज़ होना चाहिए। अगर हम इस लेग विड्थ के अंदर दो होल्स प्रोवाइड करने हैं, दो रोज़ के अंदर बोल्ट्स प्रोवाइड करने हैं तो G1 और G2 के ये डिस्टेंसेस होने चाहिए। इसी तरह 7 इंच अगर विड्थ है तो ये डिस्टेंसेस जो वो चेंज होते रहेंगे। ओके, 5 इंचज़ से जब कम रह जाती है लेग विड्थ तो उस केस में सिर्फ G की वैल्यूज़ गिवन है, इसमें G1 और G2 की वैल्यूज़ गिवन नहीं है। इसका मतलब है कि अगर लेग विड्थ 5 इंचज़ से कम है तो उसमें हम सिर्फ एक ही रो के अंदर बोल्ट्स प्रोवाइड करेंगे, उसमें दो रोज़ के अंदर बोल्ट्स प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो यूजुअल गेजेस हैं जो कि एंगल्स के लिए यूज़ की जाती हैं
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम जो वो एंगल सेक्शन की सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एक अनइक्वल लेग एंगल सेक्शन जो है वो गिवन है, सेलेक्ट करना है एक टेंशन मेंबर के लिए जो उसके 15 फीट लॉन्ग है। उसके ऊपर जो वो 35 किलो पाउंड्स डेड लोड अप्लाइड है और 70 किलो पाउंड सर्विस लाइव लोड अप्लाइड है। A36 स्टील हमने यूज़ करना है और कनेक्शन की जो डिटेल्स हैं वो इस फिगर के अंदर गिवन है। इसमें कनेक्शन की जो डिटेल्स गिवन है उसमें हमें 2 रोज़ के अंदर जो है वो बोल्ट्स प्रोवाइड करने हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमने वो एंगल सेक्शन सेलेक्ट करना है जिसकी लेग 5 जो लॉन्गर लेग है वो 5 इंचज़ या उससे ज़्यादा विड्थ की हो। इससे 5 इंचज़ से कम विड्थ वाला जो एंगल सेक्शन है वो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। और जो डायमीटर ऑफ बोल्ट्स है वो हमें 3/4 इंचज़ गिवन है। इसका लेंथ ऑफ द कनेक्शन हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। ओके, सबसे पहले हम जो वो फैक्टर लोड कैलकुलेट करेंगे। फैक्टर लोड के लिए अभी चूँकि हमें डेड लोड और लाइव लोड ही गिवन है तो इस केस में ये एक ही कम्बिनेशन जो है वो गवर्न करेगा। उसी कम्बिनेशन को हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। 154 किलो पाउंड्स हमारे पास जो वो लोड इफेक्ट है या अल्टीमेट लोड है। रिक्वायर्ड एरिया ग्रॉस एरिया का हमारे पास फार्मूला है, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया आ जाएगा। इसी तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इफ़ेक्टिव एरिया रिक्वायर्ड इफ़ेक्टिव एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और इसमें हम जो है वो जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ गायरेशन है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे L/300 से। ये हमारे पास जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ गायरेशन जो कि उस सेक्शन का होना चाहिए जो कि हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो 3 जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। हमने एक ऐसा एंगल सेक्शन अनइक्वल लेग एंगल सेक्शन सेलेक्ट करना है जो इन तीनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा हो। ओके, हमने वो एंगल शेप जो है वो सिलेक्ट करनी है जिसका वेट मिनिमम हो और वो इन तीनों क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा हो। उसके लिए हम जो AASC स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल का जो अनइक्वल लेग एंगल्स का जो टेबल है उसके अंदर हम जो है वो सर्च करेंगे एक ऐसा क्रॉस सेक्शन जो जिसका वेट मिनिमम हो और वो ये 3 रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उसको फुलफिल कर रहा हो। तो हम जो है वो जो AASC स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल है उसके अंदर जो हम सर्च करते हैं। ओके, ये हमारे पास जो है वो एक एंगल प्रॉपर्टीज़ वाला टेबल हमने जो वो ओपन कर लिया AASC स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल के अंदर। इसमें से अब जो हम ग्रॉस एरिया की बेसिस पे जो है वो लाइटेस्ट पॉसिबल क्रॉस सेक्शन जो वो सिलेक्ट करेंगे जो कि ग्रॉस एरिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जो वो सर्च करेंगे ग्रॉस एरिया जो रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया है वो हमारे पास 4.75 इंच स्क्वायर है। तो हमने ऐसा एंगल सेक्शन सेलेक्ट करना है जिसका ग्रॉस एरिया 4.75 इंच स्क्वायर हो या उससे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे जो वो ये ग्रॉस एरियाज़ की वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है। ग्रॉस एरियाज़ की वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है। इस कॉलम के अंदर एरिया वाले कॉलम के अंदर ग्रॉस एरियाज़ की वैल्यूज़ गिवन है। तो हम जो वो लेटेस्ट पॉसिबल सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। इसमें हम देखते हैं ये मैक्सिमम जो वो एरिया है और इससे नीचे जब आ रहे हैं तो एरिया जो ग्रॉस एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम जो वो इस टेबल के अंदर नीचे आते जाएंगे जहाँ पे हमारी रिक्वायर्ड जो एरिया है जो वो मिल जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 इंच स्क्वायर एरिया है, इससे बड़ा ये 4.63 इंच स्क्वायर है। इट मीन्स हम ये सेक्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका ग्रॉस एरिया जो है वो रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया से ज़्यादा है। इसके बाद जो है वो हम और नीचे आते हैं तो हमारे पास जो है वो ये एंगल सेक्शन जो है वो अवेलेबल है और इसमें ये हमारे पास 5.08 इंच
इंच स्क्वायर ग्रॉस एरिया है। इसी तरह आप नीचे आते जाएंगे तो आपके पास जो है वो स्मॉलर वेट्स के जो सेक्शन है वो आते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस आई हैं वो हमारे पास हैं। ये है हमारे पास 4.63 वाली, ये L7/4/7/16। इसका जो वेट है वो 15.7 पाउंड्स पर फीट है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक ये वाला हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया जो है वो 4.75 इंच स्क्वायर है। इसके हम और नीचे जाते हैं ये वाला सेक्शन भी यूज़ हो सकता है जिसका एरिया 5.08 इंच स्क्वायर है। इसका जो वेट है वो 17.2 है। प्रीवियसली हमने सेलेक्ट किया था उसका वेट 15.7 था, तो ये इससे जो वो वेट कम है, तो जो वेट कम वाला होगा वो हमारी प्रेफरेंस होगा। इसका और देखते हैं कि कम वेट वाला और इस एरिया वाला सेक्शन अवेलेबल है या नहीं। ओके, जो एग्जांपल के अंदर बुक में सिलेक्ट किया गया है वो है 6/4.5। तो हम देखते हैं इसका जो वेट है वो मिनिमम होगा 6/4/2। इसका एरिया ग्रॉस एरिया जो वो 4.75 इंच स्क्वायर है और इसका जो वेट है वो मिनिमम, पहले दो हमने जो चॉइसेस जो हैं वो देखी हैं उनमें से मिनिमम जो एरिया वेट है वो हमारे पास ये है 16.2 है। और जो रेडियस मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन है वो भी इसके साथ देख लें। रेडियस ऑफ गायरेशन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 0.6 इंचज़ है। तो ये इसकी जो रेडियस ऑफ गायरेशन है एक्स एक्सिस का अबाउट 1.91 है और वाई एक्सिस का अबाउट जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो L6/4.5 ये 1.14 है। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन की जो रिक्वायरमेंट है इसको भी फिल कर रहा है। जी एक्सिस का अबाउट भी हम देखेंगे, जी एक्सिस का अबाउट भी रेडियस ऑफ गायरेशन मिनिमम है। तो ये वाले रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यूज हम देखेंगे जो कि जी एक्सिस के अबाउट है। तो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन जो इसका रिक्वायर्ड से ज़्यादा है। ओके, जो इससे प्रीवियस मेरे पास चॉइसेस थी, इसका जो वेट था वो 17.2 था और ये जो वेट है ये 15.7 है और इसका ग्रॉस एरिया 4.63 है। L7/4/7/16 L7/4/7/16 इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू है वो फुलफिल नहीं हो रही। मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन इसका 0.337 है। सॉरी, ये वैल्यू है इसकी, हाँ ये 0.869 ये वैल्यू भी फिलफिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम ये सेक्शन जो है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। L7/4/7/16 तो ये हमारे पास एक चॉइस हो सकती है। दूसरी जो है वो हमारे पास ये वाली भी हो सकती है 5.08 वाली भी। इसका एरिया कुछ रिक्वायर्ड एरिया से कुछ ज़्यादा है। तो हम जो बुक के अंदर जो सिलेक्ट किया गया हम उसी एंगल सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं हम भी। L6/4/1/2 ये 4.75 इंच स्क्वायर इसका एरिया, 16.2 पाउंड पर फीट इसका वेट है और जो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू है इसकी वो सेकंड पेज पे होगी। L6/4/4 इसकी वैल्यू 0.864 है। तो इस तरह से यहाँ से जो आपने
इस मैनुअल से जो है वो सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो इस बुक के अंदर सेलेक्ट किया गया आप भी उसी को सिलेक्ट करें। आपको जो भी अप्रोप्रिएट सेक्शन लग रहा है वो आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। बस जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो ये तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रही हैं। ए तो हम सिलेक्शन के बाद ही चेक कर सकेंगे, सिलेक्शन से पहले हम जी को चेक कर सकते हैं और जो रेडियस ऑफ गायरेशन है मिनिमम वो चेक कर सकते हैं। तो हमने एक ऐसा सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है जिसका ग्रॉस एरिया और रेडियस ऑफ गायरेशन इससे ज़्यादा हो और उसका वेट जो वो मिनिमम हो। मिनिमम वेट जो वाला सेक्शन जो हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बुक में सबसे पहले जो है वो उसने L6/4/1/2 जो है वो एंगल सेक्शन सेलेक्ट किया है। इसकी लॉन्गर लेग जो है वो 6 इंच वाइड है, शॉर्टर लेग जो है वो 4 इंचज़ वाइड है और उसकी थिकनेस जो है वो 1/2 इंचज़ है। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन 4.75 इंच स्क्वायर है और जो रेडियस ऑफ गायरेशन है जो कि जी एक्सिस के अबाउट था वो 0.864। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ टेबल में से आप वैल्यूज़ लिख लेंगे। उसके बाद हम जो वो ग्रॉस नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे। नेट एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम ग्रॉस एरिया में से एरिया ऑफ हॉल्स माइनस कर देंगे, क्योंकि दो रोज़ के अंदर जो है वो होल्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई डायमीटर ऑफ होल। डायमीटर ऑफ होल के लिए हमने डायमीटर ऑफ बोल्ट के अंदर 1/8 इंचज़ ऐड कर दिया और फिर थिकनेस ऑफ लेग, ये थिकनेस ऑफ लेग यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो इस तरह से नेट एरिया आपके पास आ गया। अब नेट एरिया से जो है आप ग्रॉस इफ़ेक्टिव एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव एरिया कैलकुलेट करने इफ़ेक्टिव एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको शेयर लैग फैक्टर यू की वैल्यू चाहिए। शेयर लैग फैक्टर यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जो है वो AISC जो टेबल हमने स्टडी किया था सेकंड लेक्चर के अंदर, वहाँ से जो हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। ओके, शेयर लैग फैक्टर्स के अंदर जो है वो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप ये इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। पहला केस जो है वो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि सिर्फ एक लेग जो है वो कनेक्ट हो रही है, दूसरी लेग कनेक्ट नहीं हो रही। तो दूसरा केस जो जनरल केस है इसके अंदर हमने ये इक्वेशन जो है वो स्टडी की थी, u इज इक्वल टू 1 - x बार ओवर l। इसमें l जो है वो लेंथ ऑफ द कनेक्शन है जो कि हमारे केस में गिवन नहीं है। यहाँ पे लेंथ ऑफ द कनेक्शन जो है वो गिवन नहीं है, तो इस मतलब है जो कि हम ये वाली इक्वेशन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद जो अल्टरनेटिव हमारे पास वैल्यू है वो हम जो है वो एंगल सेक्शन के लिए ये वाली यूज़ कर सकते हैं। सिंगल एंड डबल एंगल्स के लिए अगर हमारे पास ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ से वैल्यूज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, 0.8 या 0.6। 4 और मोर फास्टनर्स पर लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। अगर एक लाइन के अंदर 4 या 4 से ज़्यादा फास्टनर्स हैं तो हम 0.8 यूज़ करेंगे, अगर 3 फास्टनर्स हैं तो हम 0.6 यूज़ करेंगे। अब हमारे केस में चूँकि 4 फास्टनर्स हैं एक लाइन के अंदर, तो हम जो है वो 0.8 वाली वैल्यू जो है वो यूज़ कर लेंगे। इस तरह यहाँ से हम जो है वो शेयर लैग फैक्टर की वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। कि शेयर लैग फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, सेलेक्ट कर ली टेबल से, तो नेट एरिया से मल्टीप्लाई करके हम इफ़ेक्टिव एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। इफ़ेक्टिव एरिया जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे रिक्वायर्ड इफ़ेक्टिव एरिया से कम आ गए। हमारा जो रिक्वायर्ड इफ़ेक्टिव एरिया था वो 3.54 इंच स्क्वायर था। तो हमारे पास जो वो जो हमने जो क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट किया है, जो क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट किया है उसका इफेक्टिव एरिया रिक्वायर्ड इफेक्टिव एरिया से कम है। इसका मतलब है कि ये सेक्शन जो है वो ओके नहीं है, हमें कोई और दूसरा क्रॉस सेक्शन जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उससे जो नेक्स्ट लार्जर शेप है डायमेंशन प्रॉपर्टीज टेबल के अंदर, वो हमारे पास L5/3.5/5/8 है। इसका ग्रॉस एरिया 4.92 इंच स्क्वायर है और रेडियस वेरिएशन 0.74 इंच स्क्वायर है। ओके, ये ऐसे स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल के अंदर जो हमारे पास L5 3.5/5/8 5
एंड 3.5 5/8। ये इसका ग्रॉस L5/3.5 5/8। इसका जो एरिया ग्रॉस एरिया है वो 4.93 इंच स्क्वायर है और जो वेट है वो 16.8 पाउंड पर फीट है। और इसका जो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन है वो 0.746 इंचज़ है। तो ये नेक्स्ट शेप जो वो इसने ये वाली सिलेक्ट की है। इसका ग्रॉस एरिया है। इसी तरह नेट एरिया दोबारा से कैलकुलेट करके देखेंगे। नेट एरिया से इफ़ेक्टिव एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे रिक्वायर्ड इफ़ेक्टिव एरिया से। तो इस केस में ये भी सेक्शन भी जो है वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सेक्शन भी ओके नहीं है। तो हमें जो है वो कोई और एंगल सेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम L8/4.5 जो है वो सिलेक्ट करते हैं। इसका ग्रॉस एरिया है 5.75 इंच स्क्वायर, जो कि रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया से काफ़ी ज़्यादा है। और जो आर मिनिमम है वो 0.863 है। ओके, नेट एरिया कैलकुलेट कर लें इसका और उसके बाद इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट कर लें। इसमें अब हमारे इस केस में इफेक्टिव एरिया जो इस सेक्शन का वो रिक्वायर्ड इफेक्टिव एरिया से ज़्यादा है। इसका मतलब ये सेक्शन जो है वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है। तो इसका मतलब हम ये वाली शेप जो है वो ये एंगल सेक्शन इस टेंशन मेंबर के लिए, ये वाला एंगल सेक्शन हम इस टेंशन मेंबर के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप बहुत और भी शेप्स जो है वो सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि कौन सी शेप जो है वो आपका क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही है। लेकिन सिर्फ ये ख्याल रहे कि जो सेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो अवेलेबल सेक्शन में से लाइटेस्ट पॉसिबल सेक्शन हो, मीन्स का वेट जो है वो मिनिमम होना चाहिए। इस तरह से आप जो है वो टेंशन मेंबर का जो है वो डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू AASC मैथ स्पेसिफिकेशंस।